देश की सत्ता देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल बेमिसाल का जश्न मना रही है। देश मना रहा है या नहीं, ये आप अपने आप के आधार पर, अपनी जिंदगी के आधार पर तय कर सकते हैं। अगर आप भी मोदी जी के 11 साल को बेमिसाल मानते हैं और आप भी जश्न मना रहे हैं, तब तो ठीक, वरना मौजूदा सत्ता और सत्ता के प्रधान नरेंद्र मोदी के हर दावे पर उन्हीं का एक सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद अफसर संदेह खड़े कर रहा है। मोदी सत्ता और भारतीय जनता पार्टी खुद से जो डंका बजा रहे हैं, ये अफसर सिर्फ उस डंके का ही बैंड नहीं बजा रहा है, बल्कि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जिस सनातन और चुनावी हिंदुत्व की राजनीति की है, उसको भी ये अफसर खारिज कर रहा है, उसे देश के विकास के लिए घातक बता रहा है। जबकि अपने सबसे भरोसेमंद अफसर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रयोग, जो राम मंदिर का प्रयोग हुआ, उस प्रयोग का कस्टोडियन बना रखा है, सर्वे सर्वा बना रखा है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर सियासत करके ही भारतीय जनता पार्टी ने देश में अपना आधार बनाया। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी ने अपनी सत्ता को मजबूती अयोध्या और प्रभु श्री राम के नाम पर उसी सियासत के जरिए दी। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और विशाल मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ, तो उस पर भी मोदी जी ने अपनी सियासत को चमकाए रखने का जतन कर लिया। मोदी के पहले टर्म में, 2019 वाले टर्म में, उनके प्रधान सचिव थे नृपेंद्र मिश्र। उन्हीं को मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण का सर्वे सर्वा बना दिया। नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में नृपेंद्र मिश्र को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया। वही नृपेंद्र मिश्र अब जो सच बोल रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की पूरी सियासत की परतों को उधेड़ कर रख देता है और उनके कट्टर समर्थकों, अंधभक्तों को भी आईना दिखा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच हमारा आकलन या विश्लेषण नहीं, बल्कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी सीधे उस व्यक्ति के हवाले से है जो नरेंद्र मोदी की पूरी सत्ता और पूरी सियासत को सबसे करीब से देख चुका है, जो आज भी नरेंद्र मोदी की सियासत की जो बुनियाद है, उसके केंद्र बिंदु, उसकी धुरी पर बैठा हुआ है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र। नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि विकास के लिए जरूरी है कि हम मंदिर मस्जिद के झगड़े में ना उलझें। मिश्रा जी का कहना है कि युवाओं को अपनी ऊर्जा इस तरह बर्बाद करने की जगह विकास के कामों में लगानी चाहिए। ये बातें उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत के दौरान कही हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने कही, और हर बात बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर तरीकों पर सवाल उठाती है। अब आप सोचिए कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े इस अफसर की ऐसी बातें सुनकर वो बेचारे अंधभक्त, जो खुद को भी अंधभक्त कहते हैं, वो क्या करेंगे, जिन्हें मौजूदा सत्ता की राजनीति ने कई बरसों से कुदाल और फावड़ा थमा करके मजार, मस्जिद और दरगाह खोदने के काम में लगा रखा है। क्या अब उन्हें कोई और काम धंधा करने की बात याद भी रह गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उन्हें देने के लिए सही मायने में कोई रोजगार है भी? क्योंकि यही तो सारा खेल है। रोजगार ना दे पाने की सूरत में देश को सनातन की रक्षा के नाम पर उलझाए रखो, ताकि सरकार की नाकामियों की ओर देखने सोचने की किसी को फुर्सत ही ना मिले। नृपेंद्र मिश्र की बात सुनकर अगर मोदी जी के भक्त और कट्टर समर्थक वाकई किसी असली रोजगार में खुद से ही जुट गए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? उनकी राजनीति तो पूरी तरह ठप पड़ सकती है। मोदी सत्ता जिस 11 साल का जश्न मना पा रही है, वो प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र, भैंस, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले
पिंचर वाले ऐसे ही बयानों की बदौलत ही तो मिली है और चल रही है, वरना जनता ने तो उन्हें 240 सीट पर समेट ही दिया था। अब अगर सही मायने में जनता विकास पर ही सवाल करने लगी और अंधभक्तों ने मंदिर, मस्जिद, सनातन, सिंदूर, इन सब चीजों पर माहौल बनाना छोड़ दिया, तो मोदी जी की राजनीति का क्या होगा, उनकी कुर्सी का क्या होगा, उनकी सत्ता और पार्टी का क्या होगा। नृपेंद्र मिश्र ने एक और अहम बात कही है, जो नरेंद्र मोदी के 11 साल के राज पर सबसे बड़ा सवाल उठाती है। ये सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार उठा रहे हैं, लेकिन अब मोदी जी के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद और राम मंदिर निर्माण के सर्वे सर्वा ही जब ये बात बोल रहे हैं, तो शायद देश भी इसे राजनीति से ऊपर उठकर भक्ति और अंधभक्ति से बाहर निकल करके सही मायने में समझने की कोशिश शायद कर ले। ज्यादा नहीं, बस उतना ही समझ ले जितना मिश्रा जी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से अपनी बातचीत में कहा है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से सवाल क्या हुआ? सवाल हुआ नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दावे को लेकर के। मोदी सत्ता सबसे ज्यादा डंका इसी बात का पीटती है कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया इस मामले में। यह बात खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने एक भाषण में बोल चुके हैं, जबकि सच इससे अलग है। सच यह है कि अभी हम 5वें पायदान पर ही हैं और इस साल के अंत तक उम्मीद जताई गई है कि भारत जापान को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन झूठे प्रचार से भी ज्यादा बड़ा सच नृपेंद्र मिश्रा सामने लेकर आए हैं। उनका कहना है कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया हो। ध्यान दीजिएगा कि मोदी जी के दावे को कंफर्म वो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल सवाल मिश्रा जी ने इसके बाद खड़ा किया। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े दावे का सच आप जान लीजिए, जो उन्हीं के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद अफसर बता रहे हैं। नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि हमने जापान को पीछे छोड़ भी दिया हो, लेकिन उसके पास यानी जापान के पास इतने गरीब नहीं है, ना ही पोषण, शिक्षा या स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। मेरा लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता हूं। सवाल यह है कि क्या सभी को दूध मिल रहा है। मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि क्या मैं प्रत्येक व्यक्ति को मेरी वृद्धि का लाभ पहुंचा रहा हूं। मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता हूं। ये सब सवाल खुद नृपेंद्र मिश्र ने सामने रखे। अपने इस अफसर के सवाल का क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी? क्या जवाब देंगे उनके महारथी मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, जेपी नड्डा वगैरह वगैरह, जो पूरे देश में 11 साल के जश्न का ढोल पीट रहे हैं, डंका बजा रहे हैं? यही एक सवाल तो विपक्ष लगातार उठा रहा है, जिसे मोदी जी के पूर्व प्रधान सचिव ने भी अपनी जुबानी कह दिया। कहना है कि दो देश नहीं बनने चाहिए, एक अंबानी अदानी वाला देश और दूसरा गरीब जनता का देश। हम चाहते हैं कि एक देश हो, उसमें सबकी जगह हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में सरकार मदद करे। ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, जो पहले सरकारी कंपनियां होती थी, ये सारी की सारी मतलब प्राइवेट लोगों को बेचती जा रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे हो, सरकारी अस्पताल अच्छे हो और देश में रोजगार पैदा हो और वो आपके बच्चों को मिले। ये लड़ाई है, महंगाई कम हो। राहुल गांधी की बातों और मोदी जी के पूर्व प्रधान सचिव रहे इस अफसर की बातों में आपको क्या फर्क दिखाई देता है? क्या राहुल गांधी या विपक्ष के किसी भी नेता की बात अंधभक्त सिर्फ इसलिए खारिज कर देंगे कि वो नरेंद्र मोदी की विरोधी पार्टी का नेता है, इसलिए उसकी हर बात बेमानी है? अगर ऐसा करेंगे तो फिर सनातन को सियासत का हथियार बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी फौज अब मोदी के ही एक करीबी अफसर रहे और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की बातों को कैसे खारिज करेगी? क्योंकि मिश्रा जी तो सीधे सीधे चुनावी हिंदुत्व की जो
लकीर नरेंद्र मोदी पिछले 23 साल से खींच रहे हैं, उस लकीर को समाज और विकास के लिए घातक मानते हैं। जबकि मोदी जी 2002 में गुजरात से लेकर के आज तक अपनी सियासत उसी बुनियाद पर आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी प्रधानमंत्री को अलर्ट किया था और उनके भक्तों, अंधभक्तों और कट्टर समर्थकों को भी अलर्ट किया था। लेकिन तब उल्टा उन भक्तों की पूरी जमात ही संघ प्रमुख के पीछे पड़ गई थी। यहां तक कि राम भद्राचार्य जैसे धर्मगुरु, जो आजकल मोदी जी की चरण वंदना में डूबे नजर आते हैं, वो तक संघ प्रमुख पर हमलावर हो गए थे और उन्हें चेतावनी देने लगे थे। अब वही बात राम मंदिर निर्माण के मुखिया बोल रहे हैं। नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की एक सीमा होती है। समाज को अतीत के बजाय भविष्य की ओर देखना चाहिए और विकास के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मिश्रा जी ने कहा कि जब लोग यह समझ लेंगे कि बीता समय वापस नहीं आता और वर्तमान में रहकर भविष्य के सपने देखने चाहिए, तो समाज कहीं अधिक सकारात्मक होगा और विकास के मुद्दों की ओर ध्यान देगा। अब ये फैसला आप खुद करें कि देश में मस्जिद, मजार, दरगाह, इन सब का झगड़ा किसने जिंदा रखा हुआ है और किस लिए जिंदा रखा गया इन चीजों को। इनसे देश को, आपको, आपके बच्चों को कितना नुकसान हो चुका है, कितना आगे और होगा। और सबसे आखिरी सवाल, क्या नरेंद्र मोदी की सत्ता को मौजूदा हालात में जश्न मनाने का हक है? इन सब सवालों पर सोचिएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिख करके बताइएगा भी। वीडियो अच्छा लगे तो अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ में लोगों से चर्चा कीजिएगा वीडियो के बारे में, और अगर हमारे लिए आपके पास कोई सुझाव हो तो वो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।